नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े विषयों पर करेंगे चर्चा। समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के सदस्य भी मिल सकते हैं मुख्यमंत्री से। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य के शामिल न होने पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने महेंद्र भट्ट को बताया ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य, तो भट्ट ने कांग्रेस को कहा त्रेता युग का राक्षस। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में होगा दीप उत्सव। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राम मंदिर में की सफाई और हनुमान चालीसा का पाठ। देवभूमि के सभी घरों में दीपक जलाने का आह्वान। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में गुलदार का आतंक। पहले बनाया 4 साल के बच्चे को अपना निवाला। राजपुर क्षेत्र में 13 साल के बच्चे को किया घायल। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गश्त, लोगों को किया जा रहा सावधान। देहरादून के रायपुर थाना इलाके में घायल मिली युवती की नहीं सुलझ रही गुत्थी। महिला के सिर में फंसी थी गोली। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के बाद परिजनों ने पुलिस से साधा संपर्क। पुलिस कर रही है तफ्तीश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देव सिंह मैदान पिथौरागढ़ में आयोजित दीदी वेणा नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 217.28 करोड़ की कुल 65 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 82.82 करोड़ की कुल 37 योजनाओं का लोकार्पण एवं 134.45 करोड़ की 28 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ के विकास को समर्पित कई घोषणाएं की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास हेतु राज्य सरकार हर संभव कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 1000 से ज्यादा पदों की स्वीकृति पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। मैं भी बचपन से जब यहाँ से जाता था तो मैं सोचता था कि पिथौरागढ़ जनपद में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए। जब मैं दूसरी जगह जाता था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखाई देते थे। उस समय मन में सपना था, आज वो सपना साकार होने को है। जल्द ही पिथौरागढ़ कॉलेज में भी, पिथौरागढ़ जनपद में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, जिसके लिए हमने समस्त औपचारिकताएं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ भाजपा तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। इस बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शनों के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्यु लोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजनों में विघ्न डालने का काम ना करे, अन्यथा भगवान राम इन्हें माफ नहीं करने वाले। शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन मिले उसी दिन सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए
उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बताया है। दरअसल 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा और कांग्रेस में मुंह जुबानी चल रही है। देश के चारों शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में भाग न लेने का कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामचंद्र की मूर्ति को स्थापित करने को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गलत ठहरा रही है। जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, महेंद्र भट्ट का यह दुर्भाग्य है कि वह, माफ कीजिएगा, महेंद्र भट्ट का यह सौभाग्य है कि वह ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल का यह दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण है जो शंकराचार्यों का सनातन धर्म में पद को नहीं जानते। तो कहूँगा महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, राम मंदिर को लेकर के वाद विवाद का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कटाक्ष कस रही हैं, तंज कस रही हैं, और वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महेंद्र भट्ट, उनका एक बयान सामने आया है जहां उन्होंने कांग्रेस को त्रेता युग का राक्षस बताया है, और साथ ही इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के करण माहेरा का भी एक बयान सामने आया है जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य बताया है कि महेंद्र भट्ट वहां जन्मे हैं। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो उत्तराखंड में भी जारी है, जहां एक और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम शंकराचार्यों की बात मानते हैं, समर्थन करते हैं। तो वहीं भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर शुभ कार्य में विघ्न डालने का काम करती है। वहीं अगर बात कर ली जाए राम मंदिर के न्योते की, तो जो वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड के, हरीश रावत, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने राम मंदिर का न्योता नहीं ठुकराया है, बल्कि हमने वहां जाने के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल के कारण हम लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं राम मंदिर के न्योते को लेकर सजग रही है। उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में देखा गया कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो खुद निमंत्रण पत्र लेकर लोगों के घर पहुंचे हैं, और जो अक्षत कलश यात्रा थी उसमें भी शामिल हुए। तो उत्तराखंड में अगर कुल मिलाकर बात कर ली जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं राम मंदिर के समर्थन में दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि
राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कांग्रेस की बयानबाजी है वो उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता साफ खुलकर सामने आ चुके हैं कि राम मंदिर के निमंत्रण अगर मिलता है तो वो जाएंगे। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बाईस जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें कई जगह निमंत्रण दिए गए हैं। तो वहीं कई कांग्रेसी नेताओं ने अयोध्या न जाने का बयान भी दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राक्षस का उदाहरण देकर कांग्रेस के इस कृत्य की तुलना की है। भाजपा मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण को अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करनी चाहिए। कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कभी कांग्रेसियों को राक्षस नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, उनके यज्ञ को खराब करने का काम राक्षस लोग करते थे। के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी को अपने ज्ञान में थोड़ा वृद्धि करनी चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, महेंद्र भट्ट जी ने कभी कांग्रेसियों को राक्षस नहीं कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, उनके यज्ञ को विघ्न पहुंचाने का काम राक्षस लोग करते थे। आज भगवान राम 550 साल बाद अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, और जिस प्रकार से कांग्रेस की जो भूमिका वो उसमें हो रही है, उसी तरह की उनकी भूमिका नजर आ रही है। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामलीला मैदान के पास राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चलाए जा रहे इस स्वच्छता अभियान के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी इस अभियान में शामिल हुए। अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने भी राम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर इस अभियान में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बीते हुए कल से हम लगातार 22 तारीख तक इसी तरह के अभियान करेंगे। सभी जगहों पर ये सफाई अभियान चल रहे हैं, इस समय देश भर में चल रहे हैं। इसी जिले में हर मंदिरों की सफाई हो रही है और सार्वजनिक स्थानों की सफाई हो रही है। जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे स्टैचू लगे हैं, हमारी मूर्तियां लगी हैं, अन्य महानुभावों की भी उन स्थानों की सफाई की जा रही है। एक अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका जश्न देश के सब उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में दीपोत्सव मनाने के साथ साथ सफाई अभियान और देवभूमि के सभी घरों में दीपक जलाने का आह्वान किया। इस दिन को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी हैं। बता दें कि इन दिनों प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भाजपा नेत्री वैशाली काम्बोज नरूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देहरादून के शिवालय टपकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया और सफाई की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम 22 जनवरी तक तो कर ही रहे, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकेगा। इसको हम आगे भी सब कायम रखेंगे और जनता में भी यही संदेश दे रहे हैं कि इस चीज़ को रोकना नहीं, इस चीज़ को आगे भी कायम रखना है। हमारे पवित्र तीर्थ स्थल मंदिरों को शुद्ध बना के रखना है, उनकी शुद्धता को कायम रखना है
और वहाँ पर कूड़ा कचरा कभी भी एकत्रित नहीं होने देना है। यही हमारा संदेश है जनता को। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिछले 21 दिनों से लगातार जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डुमक गांव के ग्रामीण अपने ही गांव में क्रमिक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जहां पर सड़क संबंधित समस्याओं की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस दौरान डुमक गांव के गुस्साए ग्रामीणों ने बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी का पुतला दहन किया। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी कई बार हमारे गाँव का भ्रमण भी कर चुके हैं और हम लोगों ने कई बार सड़क संबंधित समस्याएं उनके सामने भी रखी है, लेकिन आज तक विधायक राजेंद्र भंडारी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। आज हमने सब महिला मंगल दलों ने जोश क्रोश में ये राजेंद्र भंडारी का पुतला दहन किया, जो कि हमारी रोड के बारे में कुछ संदेश नहीं दिया, इसलिए हमने ये पुतला दहन किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, डुमक गांव की ये समस्या बनी हुई है काफी समय से, जो सड़क को लेकर है, और आज गुस्साए ग्रामीणों ने अपने ही गांव में प्रदर्शन भी किया है और वहीं विधायक का पुतला भी फूका है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दूरस्थ गांव डुमक कलगोट की, तो डुमक कलगोट के गांव के स्थानीय ग्रामीण विगत 21 दिनों से लगातार अपने ही गांव में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस दौरान ग्रामीण जोरदार वहां पर प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ जो विधायक है राजेंद्र भंडारी जी, उनका वहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने देर शाम को पुतला दहन भी किया और जमकर नारेबाजी भी करी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी उनके समक्ष भी पहुंचे हुए, ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, लेकिन कई बार ग्रामीणों का यह तक कहना है कि उन्होंने अपने गांव की जो सड़क की मूलभूत समस्या है उनके समक्ष भी रखी, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते उन्होंने विधायक राजेंद्र भंडारी का पुतला दहन किया है। जी नवीन, जब ग्रामीण विधायक के सामने अपनी समस्याएं रख चुके हैं और विधायक भी उनकी समस्याओं से अवगत हैं, तो क्या कुछ ऐसे कारण हैं जो विधायक उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि अगर बात की जाए क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी की, तो राजेंद्र भंडारी का ये भी कहना है कि उनकी सरकार नहीं है, वो बार बार उन बातों को वही दोहरा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए डुमक कलगोट को लेकर के, तो डुमक कलगोट के गांव के लोग जिस तरह से बद्रीनाथ विधायक पर नाराजगी जता रहे हैं, ऐसे में लोग अभी मांग कर रहे हैं कि अगर जल्द सड़क जैसे सुविधाओं का जो निर्माण कार्य जो वहां पर रुका हुआ उसका कार्य शुरू नहीं होता, तो आने वाले दिनों में और भी आंदोलन तेज किया जाएगा। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। 13 जनवरी की शाम पुलिस को रायपुर थाना क्षेत्र के थाना रोड बड़ा पुल के पास एक महिला घायल अवस्था में मिली। मौके पर पहुंची रायपुर पुलिस ने बेहोश महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसके सर पर चोट के निशान थे। महिला की पहचान के लिए उसकी फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट देखकर हरिद्वार में घायल महिला की बहन काव्या ने पुलिस से संपर्क किया और दून अस्पताल पहुंची। एसएसपी ने बताया कि महिला का सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि महिला के सिर में गोली फंसी हुई है। वहीं अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तारीख को शाम को रायपुर के एक पुल के नीचे एक अज्ञात महिला बेहोशी हालत में मिली थी, जो इंजर्ड थी। इसके सर से खून बह रहा था और चूंकि वहाँ पत्थर भी नीचे पुल के नीचे पड़े थे, तो संभवतः ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके गिरने के कारण वहाँ पत्थरों से चोट लगने के कारण इंजर्ड हुई है। उसको तत्काल पुलिस द्वारा सूचना पर अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टर को लगा कि इसके ब्रेन में, सर के अंदर कहीं कोई चीज फंसी हुई। एक्सरे के बाद पता चली। इसके बाद सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन के बाद पता चला कि उसके अंदर हेड के अंदर एक बुलेट फंसी हुई है।
चूंकि मामला गंभीर था, महिला अभी होश में नहीं आई थी, तो उसको फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रचार प्रसार किया गया। चंपावत जिले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पर्यटन का हब बनाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा में लगे पंचवेश्वर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा एकलिंग वीट का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। चंपावत के जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि पंचेश्वर में बनाए जा रहे एकलिंग वीट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द इसे शुरू करवा दिया जाएगा। बता दें कि पंचरकर गोल्डन महाशीर मछली व एकलिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां प्रतिवर्ष देश विदेश से काफी संख्या में एकूलर व पर्यटक पहुंचते हैं, जो सरयू और महाकाली नदी में एकलिंग करते हैं। एकलिंग वीट बनने से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी और जिले के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हल्द्वानी में अवैध ब्याज का कारोबार करने वाले माफियों पर पुलिस अब नकेल कसने जा रही है। ऐसे ब्याज माफिया जो कि अवैध तरीके से लोगों को ब्याज देकर परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि हल्द्वानी शहर में बड़ी संख्या में कई ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से ब्याज का कारोबार करते हैं, जिनके चंगुल में फंसे कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है, जिससे पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पुलिस इस मामले में बेहद गंभीर है। शहर के ऐसे ब्याज माफियों पर अब नकेल कसी जाएगी। धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी देखनी है तो आप उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी अंजना से मिलिए। ये कहने को तो बिना हाथों के जन्मी है, यानी कि ये दिव्यांग है, लेकिन इसके हौसलों में कमी नहीं आई और आज अंजना अपने पैरों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती है। धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी देखनी है तो आप उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी अंजना से मिलिए। ये कहने को तो बिना हाथों के जन्मी है, यानी कि दिव्यांग है, लेकिन इससे इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई और आज अंजना अपने पैरों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती हैं। अंजना बताती हैं कि उनकी मुलाकात 2017 में एक टूरिस्ट से हुई थी, जिसके बाद ही उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया और उन्होंने पेंटर बनने की ठानी। मैं पेंटिंग बनाना तो यहीं पे बैठे बैठे ही सीखी थी। कोई बाहर से आए थे, उनने मेरे को देखा था कि मैं पैर से राम नाम लिख रही हूँ और उनने देखने के बाद मेरे को पूछ रहे हैं तू पैर से पेन पकड़ के लिख रहे, पेंटिंग बना। मैंने कहा कैसे बना? कह रहे आ जाएंगे, कोशिश कर। दूसरा दिन उनने कलश वगैरह पेस्ट लेके आए थे और उनने अपने हाथ से बनाने स्टार्ट कर दिया था और मेरे को भी बोल रहे तू भी स्टार्टिंग कर पैर से। तो मैंने उस समय से पैर से स्टार्टिंग किया था। अंजना अपने परिवार के लिए एकलौती कमाने वाली है। अंजना सैलानियों के दिए गए दान और अपनी पेंटिंग्स बेचकर घर चलाती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। कभी भीख मांगना पसंद ही नहीं थी। जैसे अधिकतर लोग देखती हूँ हाथ पैर होती है भी हाथ फैला के घूमते हैं, मेरे को ये सब काम पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपना मेहनत करके अपना गुजारा करूँ, तो मैं तब से ही मेहनत करके अपना गुजारा करती हूँ। तो 7-8 साल से देख रहे हैं इनको पेंटिंग बनाते हुए और पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाती हैं, क्योंकि अब इनमें कला है तो इसको सिखाया है किसी ने और उसके बाद से ये पेंटिंग बना रही हैं। तो आजीविका साधन बन गया इनका। मेहनत करती हैं, खुद भीख नहीं मांगती हैं और पेंटिंग देती हैं। फॉरेनर्स आते हैं तो गुजारा इनका हो रहा है, इसी से इन्होंने अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं ये और ये अपनी मेहनत करते हैं और किसी के उस पे नहीं रहती हैं, अपने बलबूते पे ही सारा काम करती हैं, अपने आप ही सारा काम करती हैं। मैंने कई बार इन्हें देखा है। ऋषिकेश की इस गली में बैठकर पेंटिंग बनाने वाली अंजना उन लोगों के लिए सच्ची प्रेरणा है जो चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।